नमस्कार। दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, लेकर हमारा खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज। आज ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे राजनीतिक दलों की मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर, क्योंकि सर्वोच्च अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है। इस मामले में आपको बता दें, चुनाव आयोग की ओर से हलफनामा दाखिल न किए जाने पर फटकार लगाई गई है। आज बहस इस बात पर चली कि मुफ्त की योजनाएं और लोक कल्याणकारी योजनाओं में आखिर फर्क क्या है। अब 17 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विस्तृत सुझाव मांगा है। तो ये एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है अश्विनी उपाध्याय की ये याचिका, और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि हमें हलफनामा तक नहीं मिलता। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। मुफ्त सुविधाओं के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और इस सुप्रीम सुनवाई में बहस इस बात को लेकर हुई कि जन कल्याणकारी योजनाएं और रेवड़ी वाली योजनाएं, यानी कि मुफ्त में बांटे जाने वाली योजनाओं में आखिर फर्क क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम वकीलों से भी इस पर विस्तृत सुझाव मांगे हैं। मुफ्त सुविधाओं के खिलाफ याचिका पर यह सुनवाई हुई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा जुड़ रहे हैं। संजय, 17 अगस्त को याचिका पर अगली सुनवाई होगी, लेकिन जरा बताइए आज तक के दर्शकों को कि आज जब सुनवाई हुई तो किसे फटकार लगी, क्या टिप्पणियां हुई, क्या सुझाव हुए। जरा कोर्ट रूम में जो कुछ चर्चाएं हुई उसको हमारे दर्शकों को समझाइए, बताइए। वैसी ही फटकार लगी, कोर्ट की नाराजगी उसी को लेकर थी जैसी कुछ महीनों पहले चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार को और सीबीआई को फटकार लगाई थी कि हलफनामे की कॉपी पहले मीडिया के पास कैसे पहुंची। वही बात इस बार भी हुई। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास निर्वाचन आयोग के हलफनामा की कॉपी बाद में पहुंची और मीडिया के पास पहले पहुंच गई। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब 17 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई तय की है। तब तक कोर्ट ने यह कहा है कि ना तो हमारे अधिकार क्षेत्र में, न्यायिक अधिकार क्षेत्र में है ये तय करना कि इस बारे में किसी पार्टी को रोका जाए, क्योंकि ये जो जनहित है और इसके साथ ही फ्री की रेवड़ियां हैं, इसमें एक झीना सा एक पर्दा है। उस पर्दे को की पहचान करने के लिए कमेटी बने, जिस कमेटी में मुख्य सचिव, राज्यों के नुमाइंदे, राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे, मतदाताओं के नुमाइंदे, सारे लोग रहें और उस पर यह तय हो कि आखिर इसका बेहतर उपाय क्या किया जाए। बिल्कुल, यानी हम मुफ्त की रेवड़ियां और जन कल्याणकारी योजनाओं का फर्क जो है उससे समझने के लिए टाइम मांगा गया है। आपके पास आएंगे संजय, बड़ी जानकारी आगे भी आपसे लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। लेकिन अब बात करते हैं महाराष्ट्र के जालना में मिले अकूत संपत्ति वाली खबर को लेकर। जी हां, आपको बता दें, बड़े कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई और 390 करोड़ की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। केवल 58 करोड़ तो यहां कैश निकले हैं। 16 करोड़ की कीमत का 32 किलो सोना बरामद हुआ है। इसके अलावा करीब 300 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद हुए हैं। देखिए, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, इतना पैसा यहां पर रखा हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, कई प्रॉपर्टी, यानी कुल मिलाकर करोड़ों अरबों की संपत्ति जो है वो यहां पर मिली है। और इस रेड में 32 किलो सोना भी बरामद हुआ है। कुल मिलाकर ये जो रेड है, ऐसा लग रहा है कि जितने पैसे गायब है मार्केट से वो सब इन्हीं लोगों ने छिपा कर रखे, एक के बाद एक। और ये कई तरह के सवाल भी खड़े करते हो कि आजकल लोगों के पास जिस तरह से कैश निकल रहा है, चाहे आप पार्थ चटर्जी की बात कर ली जाए या बाकी जगह बात कर ली जाए। और अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास हमने आपके लिए ग्राफिक्स बनवाए हैं, कितना कितना पैसा मिला है। तो देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे तो 58 करोड़ तो केवल कैश बरामद किया गया। आप सोचिए, 58 करोड़ रुपया घर में बटोर कर रखा गया था। फार्म हाउस में 27 करोड़ रुपए जो है वो यहां मिले हैं। लॉकर की आप बात करेंगे तो 30 करोड़ रुपया कैश केवल लॉकर में मिला है, यानी 58 करोड़ कैश एक जगह पर, 27 करोड़ और 30 करोड़ यहां पर। कुल मिलाकर पैसा जो है वो बेतहाशा है। कैश गिनने में अकेले 13 घंटे लगे। सोचिए, मशीन बुलाई गई थी, उसके बावजूद यहां पर 13 घंटे लग जाते हैं सारे पैसे गिनने में, क्योंकि यह पैसा ढेर था, गोदाम बना रखा था पैसों को यहां पर। अब सवाल यह, पूरी कहानी क्या है? तो पूरी कहानी यह है कि बड़े कारोबारी हैं जालना में जिनके यहां पर छापा पड़ा, और यह आईटी का छापा जो था यह 1 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक के बीच में रेड होती है। और इस रेड में 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति निकलती है। अब सोचिए, हम और आप 1500 खर्च करने में 50 बार सोचते हैं, और यहां पर 58 करोड़ तो केवल कैश निकलता है। सोना जो है वो बेतहाशा निकलता है। अब इनका सवाल यह कि इनका कारोबार कहां कहां पर है। तो ये जनाब जो है जालना में, इनका रियल एस्टेट का कारोबार है, स्टील का कारोबार है, कपड़ों का कारोबार है, और कुछ इधर उधर और भी ये बिजनेस करते हैं। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए
कि जब हम और आप कहते हैं महंगाई आ गई है, पैसा नहीं है, तो ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों अरबों घर में दबा के बैठे हैं। पूरा रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि जालना में ये जो खजाना निकला है ये कितना बड़ा मामला है। तो ये देखिए, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएं उससे पहले एक बार दिखाते घर में जब कैमरा घूमा तो क्या निकला। देखिए, एक कोने में गड्डी है और यहां पर तो ये नोटों का बड़ा सा पहाड़, ऐसा लग रहा है कि ईंट रखी हो, इतनी सारी नोटें यहां पर। इनमें से शायद एक दो गड्डी भी आम नागरिक को मिल जाए तो उसका सालाना खर्चा निकल जाए। लेकिन इन सब के बीच में ये हमने आपको दिखाया सोना, हीरा, मोती, अकूत संपत्ति। अब जरा रिपोर्ट देखिए और ये समझिए किसके अलावा क्या कुछ है जो इन जनाब के पास निकला है। आंखें फटी रह जाएंगी। एक कमरे के अंदर फर्श पर नोट, टेबल पर नोटों का बंडल, जिधर देखो उधर नोटों के बंडल। नोट इतने कि आदमी देखकर चकरा जाए। इतने नोट जिन्हें देखकर लगता है कि किसी बैंक के उस सेफ रूम में पहुंच गए हैं जहां नोटों का ढेर हो। इतनी अकूत संपत्ति का सच जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नोटों के बंडल एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इनकी गिनती चल रही है। कई लोग इस कमरे में मौजूद हैं। सभी गिनती में जुटे हैं। कोई नोटों को गिनता जा रहा है तो कोई काउंटिंग के बाद उन्हें बंडल बना रहा है और फिर सजा सजा कर रखे जा रहा है। इतनी बड़ी दौलत की ये सच्ची तस्वीर महाराष्ट्र के जालना से आई है। ये नोट एक रियल एस्टेट डेवलपर, स्टील और कपड़ा कारोबारी के ठिकानों से मिले हैं। आयकर विभाग को खबर मिली थी कि जालना की 4 स्टील कंपनी के बही खाते में गड़बड़ी है। इसी की तफ्तीश आयकर विभाग ने शुरू की। कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ धमक पड़े। लेकिन जानकारी के मुताबिक बिजनेसमैन के घर से कुछ नहीं मिला। तब अधिकारियों ने उसके फार्म हाउस का रुख किया। असल खजाना वहां पड़ा हुआ था। अधिकारियों ने ये सारा कैश कारोबारी के उसी फार्म हाउस से जब्त किया और इन्हें लेकर जालना के एक बैंक पहुंचे। उसी बैंक में इन नोटों की गिनती शुरू हुई। सुबह 11 बजे शुरू हुई काउंटिंग, देर रात 1 बजे तक चली। नोटों की गिनती पूरी हुई तो आंकड़ा पहुंच गया 58 करोड़ तक। ये तो सिर्फ रुपयों का आंकड़ा था। अन्य बेनामी संपत्ति का सच भी जान लीजिए। जांच में आयकर विभाग के अधिकारियों को इतनी संपत्ति की जानकारी मिली कि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। बिजनेसमैन के ठिकाने से 58 करोड़ कैश समेत करीब 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति के सबूत मिले। 390 करोड़ में 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, हीरे मोती की ज्वेलरी और कई महंगी प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। 1 से 8 अगस्त के बीच आयकर विभाग के अधिकारियों ने बिजनेसमैन के ठिकानों पर छापेमारी की ये कार्रवाई की। किसी को भनक न लगे इसके लिए 260 अधिकारियों और कर्मचारियों वाली जांच टीम ने बेहद सावधानी बरती। 5 टीमों में 120 से ज्यादा गाड़ियों से जाकर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की और तब जाकर इस मामले का खुलासा हो पाया। अब इस मामले में आरोपी कारोबारी के वही खातों की जांच और तेज हो गई है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। $260 अधिकारी, 120 गाड़ियां, 7 दिन तक रेट और उसके बाद ये संपत्ति जिसको देखकर आंखें फटी की फटी रह जाए। हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, अपने आप में एक ऐसी रेट जो लोगों को अचंभित कर जा रही, इतना पैसा लोग दबा कर रखे हैं, 7 दिन की रेट के बाद ये कुबेर का खजाना निकला। जरा बताइए कि कहां कहां से ये पैसा जमा किया था, क्या क्या जानकारी आई है, क्या ये रेट खत्म हो गई है या अभी इनसे जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए, इसके खुलासे और भी हो सकते हैं। जो बात की शुरुआत है वो औरंगाबाद आयकर विभाग से हुई। वहां पर जो उन्हें खुफिया जानकारी मिली कि इस तरह से काला धन छिपाया गया है और ये सिर्फ एक उद्योगपति के दफ्तर या फैक्ट्री से नहीं, लेकिन 4 लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं और 260 अधिकारी, जैसे कि हमने बताया, आपने बताया कि 260 आयकर इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यानी किसी को कोई भनक न पड़े, किसी को कोई शक न हो कि इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां, कार्स
एसयूवीज औरंगाबाद और जालना शहर में आ रही है तो गाड़ियों पर मैरिज पार्टी का बोर्ड लगाया गया था। साथ ही साथ दुल्हन हम ले जाएंगे इस तरह के भी स्टिकर्स लगाए गए थे। सुमित वेड्स, प्रियंका, इस तरह के भी स्टिकर्स देखे गए हैं। तो बड़ी संख्या में गाड़ियां दौड़ रही थी और ये गाड़ियां नासिक, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई यहां से बुलाई गई। अधिकारी भी इन 4 शहरों से बुलाए गए थे और बिल्कुल खुफिया तरीके से, फिल्मी स्टाइल से ये सारे अधिकारी इन 4 जगहों पर पहुंचे। जो जानकारी सामने आ रही है कि स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट डेवलपर से ये जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है। 1976 में जो कोई स्टील इंडस्ट्री जालना में स्थापित हुई थी, उनसे जुड़े हुए ये काला धन है। इस वक्त जगदीप धनखड़ जी का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया है, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, उपराष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो गई है। अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आपको नजर आ रही है, तमाम जो मंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल आपको नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी यहां पर नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह के बगल अमित शाह और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इस वक्त आपको प्रथम पंक्ति में नजर आ रहे हैं। और जगदीप धनखड़ जो कि अब देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो सभी का अभिवादन करते हुए नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड कायम करते हुए 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली। चाचा से गिले शिकवे भुलाकर तेजस्वी यादव ने भी साथ दिया और दूसरी बार तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गए। शपथ ग्रहण देखकर साफ लगा कि 2022 में तेजस्वी 2017 वाले कड़वे अनुभवों को पीछे छोड़ चुके हैं। खूब चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता के प्रति, नौजवानों के प्रति जो दुख दर्द है उसको दूर किया जाए। बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ। बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाना है, बिहार के लोगों की तरक्की हो। ये जो सरकार बन गई है ये 3 साल चलेगी। चलिए ना, क्या चिंता कर रहे हैं। बहुत अच्छा, नीतीश जी बहुत अच्छा से काम करेंगे, तेजस्वी भी अच्छा से काम करेंगे, दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। बिहार आगे बढ़े इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। राजनीति करना अगर कला है तो नीतीश कुमार ने इस कला को आत्मसात कर लिया है। इस कदर कि देश के पहले ऐसे नेता हैं जो 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। कोई आए, कोई जाए, कोई रूठे, कोई छूटे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। तो जिस भतीजे से पुरानी रार तकरार थी, उसी भतीजे के साथ मिलकर बन गई है सरकार और सीएम है नीतीश कुमार। आप जरा हमारे जितने लोग हैं, पार्टी के जितने लोग हैं, उन सब लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या सबकी स्थिति हुई है, किससे पूछिएगा। लेकिन फिर भी हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। नीतीश को भरोसा है कि तेजस्वी की ऊर्जा से उनकी सत्ता का दिया दमकता रहेगा, चमकता रहेगा उनकी राजनीति का सूर्य। उजियारे ही उजियारे हैं, तेजस्वी इनको प्यारे हैं। सब लोगों में इतना ज्यादा असंतोष था और अंत में लोगों ने कहा, तो अंत में हमने सबकी बात को स्वीकार कर लिया, अलग हो गए। अच्छे से पूरी सरकार चलेगी 3 साल, खूब चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीधे राष्ट्रपति भवन से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और उनके साथ तमाम जो बड़े नेता हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, तमाम केंद्रीय मंत्री, कुछ विपक्ष से जुड़े लोग, डॉक्टर एस जयशंकर भी आपको नजर आ रहे हैं। तो अगर ये तस्वीरें देखेंगे तो सभी लोग मौजूद हैं और जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। राजस्थान से वो आते हैं, जाट समाज से आते हैं, इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और अब देश के उपराष्ट्रपति। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें इस वक्त हम आपको आज तक पर लाइव दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति पद की वो शपथ लेंगे और किसी भी क्षण
शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ेगा। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता हैं वो फिलहाल यहां पर पहुंच गए हैं और राष्ट्रपति भवन से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री एम वेंकैया नायडू की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के अगस्त मास के 10वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 19वें दिन होने के लिए नियत है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदाधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री जगदीप धनखड़ वर्ष 2022 के अगस्त मास के 6वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 15वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मुहर से वर्ष 2022 के अगस्त मास के इस 6वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 15वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
माननीय राष्ट्रपति महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। तो शपथ ग्रहण समारोह जो है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और अब ये शपथ ग्रहण समारोह यहां पर पूरा हो गया राष्ट्रगान के साथ। द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही हैं, देश की राष्ट्रपति, और उनके साथ यहां जगदीप धनखड़ जी जो अब मुलाकात कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से। तमाम बाकी लोग जो हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और देश के 14वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को यहां पर आप देख रहे हैं, उन्होंने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हो रहा है और राष्ट्रगान के साथ इसका समापन हुआ। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर जब शपथ वो ले रहे थे और दूसरी तस्वीर वहां मौजूद तमाम गणमान्य लोगों की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के राष्ट्रपति ने देश के नए उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई और अब 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बन चुके हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये बड़ी खबर, इस वक्त देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़ जी। द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को शपथ दिलाई है और पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर जगदीप धनखड़ आज भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कौन से यहां पर गणमान्य मौजूद रहे। तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम और लोग यहां पर राष्ट्रपति भवन में आपको नजर आ रहे हैं और जगदीप धनखड़ जी सभी का अभिवादन करते हुए। तो ये उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण समारोह हमने आपको दिखाया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। 5 अगस्त को हुए कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि निराशा में काला जादू का सहारा लिया जा रहा है। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा, हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही जाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं।
अब वार काले जादू से किया गया तो पलटवार होना लाजमी था। राहुल गांधी ने ट्वीट करके पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है हम आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी का वो ट्वीट। तो राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री को महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती। अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काले जादू जैसे अंधविश्वासी बातें करके पीएम पद की गरिमा को गिराना और देश को भटकाना बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी। जनता के मुद्दों पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी की तरफ से यह ट्वीट किया गया और काले जादू को लेकर कटाक्ष उन्होंने वापस प्रधानमंत्री पर किया। एक बार फिर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी को महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती। अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काला जादू जैसी अंधविश्वासी चीजों की बात कर पीएम पद की गरिमा को गिराना और देश को भटकाना बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी। जनता के मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। ये बात राहुल गांधी ने तब कही जब काले जादू को लेकर कटाक्ष किया गया। लगता है तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा और चोट कर गया, कमियां बता गया। वरना पहले भारत के गृह मंत्री, उनका बयान आ गया काले कपड़ों पे, और अब जब उनसे नहीं संभली बात तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने तिल मिला के कपड़ों पर काले जो पहने थे कांग्रेस जनों ने, कार्यकर्ता से लेकर हमारे सर्वोच्च नेतृत्व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक, आज बयान दिया है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुझे हैरत है इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। लग रहा है कि बंगाल का चुनाव हारने के बाद वो भी काला जादू शब्द जो है उनके दिमाग से निकल नहीं रहा है। और कल बिहार में जो खेला हुआ है उसके बाद मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद इस तरह की बात बोलने लगे हैं। तो मुझे प्रसन्नता है, मैं प्रसन्नता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का 5 अगस्त का जो प्रदर्शन था महंगाई के खिलाफ, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। उस प्रदर्शन की धार कम करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को बोलना पड़ा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा, कई इधर उधर की बातें करनी पड़ी और अंततोगत्वा आज प्रधानमंत्री जी ने बोला। तो इससे पता चलता है कि जो जनता का आक्रोश सड़क पर था उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आंख के आगे अंधेरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए यहां पर जिक्र गृह मंत्री अमित शाह का हुआ है, तो आपको सुनवाते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कैसे कांग्रेस को इस पूरे विषय को लेकर टारगेट किया था। आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज बच्चों ने राखी बांधी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब तमाम छोटी छोटी बच्चियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधते हुए नजर आई। तो दिल्ली की तस्वीरें, अलग अलग उम्र की ये बच्चियां, और आज इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को राखी बांधी। प्रधानमंत्री ने इनसे संवाद किया और सभी से उनका नाम, उनके बारे में पूछा।
जम्मू के राजौरी में आतंकियों ने आज सुबह सुबह बड़े आत्मघाती हमले को अंजाम देने की कोशिश की। साजिश थी कि आर्मी कैंप में घुसकर बड़े पैमाने पर खून खराबे किया जाए, लेकिन आतंकवादियों का प्लान एक बार फिर फेल हुआ। उनके मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। पंद्रह अगस्त पर उरी जैसी साजिश फ्लॉप। आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला, करारा जवाब। राजौरी में भारतीय सेना का एक और पराक्रम। आतंकियों की कमर तोड़ने वाला ऑपरेशन। हमले की हिमाकत करने वालों का सीधा हिसाब। राजौरी, वक्त सुबह 4 से 5 बजे के बीच। 15 अगस्त की करीब आती तारीख और सीमा पर बैठे दुश्मनों के दिल की बढ़ती बेचैनी। कश्मीर में अमन चैन का माहौल एक बार फिर दहशतगर्दी के सौदागरों के सीने में नश्तर बनकर चुभा कि 15 अगस्त पर आतंक की साजिश तैयार हो गई। जम्मू से करीब 145 किलोमीटर दूर राजौरी के आर्मी कैंप पर आतंकियों ने उरी जैसा हमला करने का दुस्साहस किया, लेकिन उनकी एक न चली। अपडेट के मुताबिक राजौरी के परगर में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ। सुबह 4 से 5 बजे के बीच आतंकियों ने कैंप में घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने फिदायन दस्ते को घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जारी है और पूरे इलाके में जारी है तलाशी अभियान की कोई और इस तरह का आत्मघाती हमलावर जो है इस इलाके में ना छुपा हो। सेना ने मान लिया है कि ये फिदायन हमला था। जो फिदायन इसमें शामिल हुए थे उनकी पहचान और उनकी हथियारों की जो है जांच की जा रही ही है। और इस हमले में जो है 3 सेना के जवान शहीद हुए हैं, 3 घायल हुए हैं। 3 जवान घायलों में एक अफसर भी बताया जा रहा है जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे उधमपुर के सेना के अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया है। 29 RR का ये परहल में जो है यूनिट है जिस पर ये फिदायन हमला हुआ था। ये दरहल इलाका जो है राजौरी जिले का वहां आता है। काफी जंगलों से घिरा हुआ ये इलाका है और सीमा भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हमारे जवानों ने एक बार फिर दिलेरी दिखाई, ईंट का पत्थर से जवाब दिया। 3 जवानों को शहादत देकर कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन इस मुठभेड़ को नाकाम कर सेना उरी जैसे हमले को नाकाम करने में कामयाब रही है। परगल ने अनायास उरी हमले की वो खूनी यादें ताजा कर दी। आज की ही तरह 18 सितंबर 2016 को उरी में भी सुबह तड़के आतंकियों ने हमला किया था। 4 आतंकियों ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला किया। जैश के उन आतंकियों को जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। उरी हमले में हमारे 19 जवानों को शहादत देनी पड़ गई, लेकिन इसका बदला हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके ले लिया। राजौरी का जो इलाका है वो आमतौर पर उसे सुरक्षित समझा जाता है क्योंकि पीर पंजाल के दक्षिण में आतंकवाद पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और यहाँ के लोग बहुत कम समर्थन करते हैं। ये एक तरह से ट्रांजिट रूट है। कश्मीर घाटी की तरफ जो आतंकवादी जाते हैं वो पुंछ, राजौरी, बिम्बर गली इन सब इलाकों से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, घुसपैठ करते हैं और फिर मुगल रोड के वाले इलाके से होते हुए पीर पंजाल पार करते हुए कश्मीर घाटी में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या इन्होंने पीछे से ही आतंकवादियों ने हमला किया सेना के कैंप पर? इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल आतंकवादी पहले भी कर चुके हैं और एक लंबा कोम्बिंग ऑपरेशन चला था कुछ महीनों पहले। तो ये सेना के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों की आदत बन गई है कि 15 अगस्त के आसपास वो हमले की साजिश जरूर करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। दिल्ली में मंजीत नेगी, श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। जम्मू से लेकर कश्मीर तक आतंकियों की साजिश थमने का नाम नहीं ले रही। कल बड़गाम में सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में लश्कर के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ढेर किए गए आतंकवादियों में एक लतीफ राठेर भी है और राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट की हत्या में यह शामिल था। आज राजौरी में गोलियां बरसी। कल बड़गाम में आतंकियों से 2-2 हाथ हुए।
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की ताबूत में कील ठोकने की कोशिश कितनी शिद्दत से हो रही है, ये 2 तस्वीरें उसका सबूत हैं। राजौरी में आतंकी साजिश को नेस्तनाबूद करने वाले ऑपरेशन की पूरी डिटेल तो आपने देख ली। उसके पहले बडगाम में आतंकियों को कैसे धूल चटाई गई वो भी देख लीजिए। बडगाम में सुरक्षा बलों ने बुधवार को 3 आतंकियों को मार गिराया। ढेर किए गए तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के थे। मारे गए आतंकियों में एक लतीफ राठौर भी था, जिसकी सुरक्षा बलों को काफी सरगर्मी से तलाश थी। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ये कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के परिजन हैं। इसी साल 12 मई को आतंकियों ने राहुल भट्ट के दफ्तर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। और टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के परिजनों का दुख भी आप नहीं भूले होंगे। अमरीन की भी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन दोनों घटनाओं के 3 महीने के भीतर सुरक्षा बलों ने हिसाब चुकता कर लिया है। इन दोनों का हत्यारा यही लतीफ राठौर है, जिसे मौत की नींद सुला दिया गया है। एसओजी नगर को एक इनपुट मिला था कि बतरहल बडगाम डिस्ट्रिक्ट में लश्कर तैयबा के 3 टेररिस्ट छिपे हुए, जिसमें कि लतीफ राठौर भी है, जो बहुत सारे सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था, खास कर अमरीन भट्ट में, राहुल भट्ट के किलिंग में और पुलिस वाले की किलिंग में। तो जब आर्मी पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला, कॉर्डन लाते हैं रात में 3 बजे फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें तीनों टेररिस्ट लश्कर तैयबा के मारे गए। अभी बॉडी को नीचे लाया जा रहा है, उनके घर वाले बुलाएंगे, फाइनल इनका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। कितनी बड़ी काबिल है ऑब्वियसली पुलिस सिक्योरिटी फोर्स की बहुत काबिल, खास आवाम के लिए बहुत काबिल है, क्योंकि ज्यादा ये सिविलियन किलिंग करता था। हमारे सुरक्षा बल जानते हैं कि आतंकियों का नापाक इरादा क्या है। वो जानते हैं कि आतंकी संगठन टारगेट किलिंग के जरिए शांति की कोशिशों को डिरेल करने की ताक में है। वो जानते हैं कि कश्मीर में अमन आतंकियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए वो गैर कश्मीरियों को चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आतंकी ये नहीं जानते कि इस खेल में कूदने वालों का अंत भी तय है। जब हम तब भी सेटिस्फाई हो जाएंगे जब पूरे तरीके से इसकी तहकीकात हो और पूरे जो बंदे हैं इसमें इन्वॉल्व है उनका भी सफाया हो। उसमें काफी लोग शामिल है, ये अकेले उसका काम नहीं है, उसमें काफी लोग इन्वॉल्व है। पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट हो तो उनको भी सजा लग जाए, उनको सजा मिल जाए। लेकिन कम से कम मन में संतोष है कि मन तो संतुष्ट हो गया कि चलो भाई कम से कम जिसने टारगेट किलिंग की है वो मारा गया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के संपूर्ण सफाई की तैयारी काफी पहले से कर रखी है। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है। आतंकियों को सख्त पैगाम है, अमन के रास्ते में आए तो जान से हाथ धोना तय है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक।